बुल ट्रैकर्स दोस्तों, बुल ट्रैक डेली शो के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शो को शुरू करते हैं और सबसे पहले मार्केट की बात करते हैं। तो आज निफ्टी करीब 57 पॉइंट्स डाउन होके 18,210 पे क्लोज हुआ और बैंक निफ्टी ने हमें भारी गिरावट दिखाई 363 पॉइंट्स की और वो 40,875 पे क्लोज हुआ। अगर हम एडवांस डिक्लाइन की बात करें तो एफएनओ में नेक टू नेक फाइट थी, बुल्स और बेयर्स में बराबरी की टक्कर थी। वहीं अगर एडवांस डिक्लाइन में देखें तो ये थोड़ा सरप्राइजिंग था। अगर एनएसई के टोटल एडवांस डिक्लाइन को देखें तो वहां पर एडवांसेस ज्यादा थे। तो ये बता रहा है कि ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट में बहुत ज्यादा बेरिशनेस नहीं दिख रही है, इसके बावजूद कि बाजार में हमें आज काफी गिरावट देखने को मिली। अब आइए टॉप गेनर्स की बात करते हैं। यहां पर कुछ खास हमें नहीं दिख रहा है। मैं सिर्फ इसमें से एशियन पेंट्स के बारे में बात करना चाहता हूं। इसमें अगर आप इस स्टॉक को ट्रैक कर रहे हैं तो इसने पिछले करीब डेढ़ हफ्ते में करीब 300 पॉइंट्स की गिरावट दिखाई और उसके बाद आज हमें उसमें अच्छी रैली देखने को मिली। इसका गिरावट का कारण यह था कि एशियन पेंट्स के मार्जिन्स बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल्स वो यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, उसके प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उनके मार्जिन्स प्रेशर में थे। और अभी रिसेंटली उन्होंने अनाउंस किया है कि वो करीब 10% अपने प्रोडक्ट्स के प्राइजेस को इंक्रीज करेंगे और कुछ एनालिस्ट का ऐसा ही मानना है कि आने वाले दिनों में वो और भी प्राइस को बढ़ा सकते हैं। अब ये तो एक पॉजिटिव न्यूज़ है और उसी का रिएक्शन हमें देखने को मिला, लेकिन इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है कि अगर प्रोडक्ट के प्राइसेस वो लगातार बढ़ाएंगे तो उनके सेल्स ड्रॉप हो सकते हैं। अगर हम लूजर्स की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं टॉप 2 लूजर्स में हमें एक्सिस बैंक और बजाज फाइनेंस दिख रहा है और इन दोनों स्टॉक्स के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं। अगर एक्सिस बैंक की हम बात करें तो इसके ईयर ऑन ईयर करीब 80% प्रॉफिट्स राइज हुए हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम में भी हमें ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन नेट इंटरेस्ट मार्जिन में गिरावट देखने को मिली है और रिजल्ट्स अच्छे आने वाले हैं। ये तो मार्केट को पता था, जिसकी वजह से एक्सिस बैंक और दूसरे बैंकों के जो शेयर्स हैं वो बढ़े, लेकिन बारीकी से अगर आप देखें तो वो उतना प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा है। तो एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर यहां पर शुरू हो गया है। बजाज फाइनेंस के भी रिजल्ट्स आए हैं, उनके भी करीब 50% प्रॉफिट्स में ग्रोथ देखने को मिली है। तो ओवरऑल ना आज हमें बहुत ज़्यादा गेनर्स में भी ज़्यादा एक्टिविटी देखने को नहीं मिली और बहुत ज़्यादा लूजर्स में भी देखने को नहीं मिली, और यहाँ पर ज़्यादातर हमें प्रॉफिट बुकिंग के ही केस दिख रहे हैं, एग्रेसिव सेलिंग के नहीं दिख रहे हैं। तो आइए दोस्तों अब अपने अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, न्यूज़ एंड फंडामेंटल्स। तो इसमें एक जो कॉमन क्वेश्चन लोग हमसे पूछते हैं और आजकल इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा है कि क्या इंडियन मार्केट्स एक्सपेंसिव हो गए हैं। तो दोस्तों अगर हम फॉरवर्ड अर्निंग्स यानी कि अगले 1 साल के अर्निंग्स का एस्टिमेट करके उसका पीई रेशियो निकालें तो वो इंडियन मार्केट्स का करीब बनता है 20 to 22, यानी कि सेंसेक्स की कंपनीज और निफ्टी की कंपनीज का में थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन वो 20 से 22 के बीच में पीई बनता है। वहीं अगर आप एमएससीआई के वर्ल्ड इंडेक्स की बात करें, जिसमें दुनिया भर के लीडिंग कंपनीज का इंडेक्स है, उसका अगर आप पीई देखें फॉरवर्ड अर्निंग्स का तो वो 19 बनता है। वहीं अगर आप एमएससीआई के इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स का पीई देखें तो वो 13 बनता है। इमर्जिंग मार्केट जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं उसमें इंडिया भी आता है। तो अगर आप इन पीई से इंडिया के पीई को अगर कंपेयर करें तो डेफिनेटली एक्सपेंसिव है और वर्ल्ड एमएससीआई इंडेक्स से करीब 10% एक्सपेंसिव है। लेकिन ये एक्सपेंसिव का रिस्क अभी क्यों लग रहा है, क्यों अभी लग रहा है कि मार्केट एक्सपेंसिव हो गया है? उसका रीजन ये है कि ये जो Q2 के रिजल्ट्स आए हैं ये अब हमें इतना ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं लग रहे हैं। लोगों को पता था कि रिजल्ट्स अच्छे आएंगे और उसी के एंटिसिपेशन में पीई भी बढ़ी, मार्केट भी बढ़ी, लेकिन अब लोग नर्वस हो रहे हैं कि क्या हम इतने एक्सपेंसिव मार्केट को खरीदें और अर्निंग्स उसको सपोर्ट क्या कर पाएगी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और यही कारण है कि यूबीएस ने रिसेंटली ही इंडियन मार्केट्स को एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव का टैग दिया है और वहीं नमूरा ने भी इंडियन मार्केट्स को
थोड़ा डाउनग्रेड कर दिया है। तो इन शॉर्ट आंसर ये है कि इंडियन मार्केट्स एक्सपेंसिव हो गए हैं और अर्निंग्स में ग्रोथ उस तरीके की नहीं दिख रही है कि इससे हम और ज्यादा पीई दे सकें। अब आइए बात करते हैं आने वाले दिनों में कौन कौन से आईपीओज आने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि कल नाइका का आईपीओ आने वाला है और उसके अगले दिन फिनो पेमेंट बैंक का आईपीओ आने वाला है। बहुत से लोग पूछ रहे हैं हमसे कि हम इनमें से किनको सब्सक्राइब करें, कौन सा अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं है। तो हम इसका एक कंपैरेटिव स्टडी करके आपको दिखाते हैं। तो अगर आप नाइका का आईपीओ साइज देखें तो वो काफी बड़ा है, 5351 करोड़, और फिनो पेमेंट बैंक का करीब 1200 करोड़ का है। अगर इसका आप प्राइस बैंड देखें तो 1085 से 1125 का है और इसका 560 से 577 का है। अगर आप इसके प्रॉफिट्स को देखें तो इसने थोड़ा सा प्रॉफिट पोस्ट किया, हालांकि ये बहुत ज्यादा नहीं है। वहीं फिनो पेमेंट बैंक जो है वो लॉस में है। दोस्तों ज्यादातर स्टार्टअप्स जो हैं शुरू के 8-10 साल लॉसेस में ही चलते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है और इस प्रॉफिट को भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं मानता। लेकिन ये एक पॉजिटिव फैक्टर इसलिए है कि ये बताता है कि कंपनी अगर चाहे तो वो प्रॉफिट में आ सकती है। तो ग्रे मार्केट में अगर नाइका का प्रीमियम देखें तो वो 60% चल रहा है और फिनो का पेमेंट जो ग्रे मार्केट प्रीमियम फिलहाल उसमें कुछ खास एक्टिविटी होती नहीं दिख रही है। तो क्लियर कट नाइका इज अ विनर। और अगर हमसे आप पूछें, अगर आप शॉर्ट टर्म में गेन चाहते हैं, अगर आप लिस्टिंग गेन चाहते हैं, तो ये डेफिनेटली आपको देगा। और स्पेशली जोमेटो के आईपीओ के परफॉर्मेंस के बाद वो एक रिपीट स्टोरी यहां पर हो सकती है। कंपनी भी काफी फंडामेंटली अच्छी है, अच्छे उनके सेल्स है, अच्छे ब्रांड्स हैं, कस्टमर्स की ब्रांड लॉयल्टी है, तो दिस इज अ सॉलिड कंपनी। दूसरी तरफ फिनो बैंक जो है ये पेमेंट है और दोस्तों आप जानते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट का ज़माना अब शुरू हो गया है। आने वाले दिनों में जो है सारा कुछ डिजिटली होगा, तो जो भी पेमेंट के फील्ड में कंपनीज हैं वो उनमें बिजनेस ग्रोथ होगा और सूनर और लेटर वो किसी ना किसी मर्जर या एक्विजिशन का टारगेट बनेगा। तो कहने का मतलब अगर आप शॉर्ट टर्म में गेन चाहते हैं, लिस्टिंग गेन चाहते हैं, तो आप इसके आईपीओ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म की एक पोजीशन बनाना चाहते हैं तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन शायद ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म में गेन ना दे। आप चाहें तो फिनो बैंक को स्किप करके उसके लिस्टिंग के बाद अगर उसमें गिरावट मिलती है तो उसे लॉन्ग टर्म के लिए खरीद सकते हैं। फिनो बैंक के बारे में मैं एक और चीज़ बता दूं कि ये थोड़ा जल्दीबाजी में आईपीओ ला रहे हैं, क्योंकि पेटीएम का एक बहुत बड़ा 16,000 करोड़ का, सॉरी उन्होंने अब बढ़ा के 18,000 कर दिया है, 18,000 करोड़। तो पेटीएम बैंक के आने से पहले वो अपने आईपीओ को लाना चाहते हैं, क्योंकि अगर पेटीएम बैंक के साथ वो लाएंगे तो शायद उनके सब्सक्रिप्शन में प्रॉब्लम हो सकती है। अब आइए दोस्तों अगले सेक्शन की तरफ पढ़ते हैं। तो बहुत से हमारे व्यूअर्स हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमें शॉर्ट टर्म के लिए कुछ स्टॉक्स बताइए, तो आपके लिए हमें ये नया सेक्शन शुरू कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म पिक्स। तो ये आपकी एक तरीके का स्विंग ट्रेडिंग पिक्स है और 2, 3, 4 दिनों 5 दिनों की ड्यूरेशन के लिए इन्हें होल्ड किया जा सकता है और इनमें पोजीशन बनाई जा सकती है। लेकिन ध्यान रहे कि पोजिशनल ट्रेडिंग में एक बहुत बड़ा रिस्क होता है गैप अप और गैप डाउन का। किसी दिन बाजार आपके उल्टी तरफ, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ खुल गया तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए इसमें थोड़ा सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। किसी भी तरीके की पोजिशनल ट्रेडिंग में, अनहेज्ड पोजिशनल ट्रेडिंग में हमें काफ़ी रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही काम करना चाहिए। तो आइए शॉर्ट टर्म पिक्स की बात करते हैं। तो अगर बुलिश में देखें तो हमारा सिप्ला और यूबीएल ये दोनों बुलिश हैं और इनमें शॉर्ट टर्म की पोजीशंस बनाई जा सकती है। और शॉर्ट टर्म के लिए जो बियरिश पिक्स हैं वो है हमारे एक्सिस बैंक, टोरेंट फार्मा और बजाज फाइनेंस। अब आइए दोस्तों बात करते हैं बैंक निफ्टी की। दोस्तों कल हमने बैंक निफ्टी की एनालिसिस आपके यहाँ डिस्कस की थी और आपसे कहा था कि मार्केट जो है अगले एक दिन तक इस रेंज के बीच में ही काम करेगा और आज आप देखिए उसी रेंज के बीच में काम किया और हमने आपको कहा था कि आप शॉर्ट स्ट्रैडल या शॉर्ट स्ट्रैंगल की स्ट्रेटजी बना सकते हैं आज के लिए। अब कल के लिए बैंक निफ्टी का क्या ट्रेड हो सकता है, आइए उसकी बात करते हैं। तो दोस्तों
अगर हम आईवीज को देखें और पीसीआर को देखें, पुट कॉल रेशियो और आईवीज को, तो आईवी में मामूली सी गिरावट 0.5% की हुई है, लेकिन पीसीआर में हमें अच्छी गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि जो अगर आप बैंक निफ्टी स्पॉट का प्राइस देखें तो उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है, लेकिन एक बड़े राइज के बाद हमें गिरावट का ट्रेंड एक देखने को मिल रहा है। ये सेकेंड डे है बैंक निफ्टी के गिरावट का। तो अब थोड़े थोड़े बेरिशनेस के इंडिकेटर दिख रहे हैं। तो कल का अगर हम ट्रेड की बात करें तो इस लेवल के नीचे 40,508 के नीचे बैंक निफ्टी सेल बनता है, लेकिन अगर ये लेवल नहीं टूटता है तो हम रेंज बाउंड ही रहेंगे। तो जब तक ये लेवल नहीं टूटता है तो हमें बेयरिश पोजीशन को नहीं बनाना है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि हमें बैंक निफ्टी में कौन सी पोजीशन बनानी चाहिए। क्योंकि वोलेटिलिटी में राइज नहीं हो रहा है, एक तरीके से फॉल हो रहा है, तो हमें इसमें ऑप्शंस को खरीदना थोड़ा इस वक्त अवॉइड करना चाहिए। अगर ऑप्शंस खरीदना है तो इंट्राडे में ही करना चाहिए। अगर आप पोजिशनल पे जा रहे हैं तो ऑप्शन बाइंग इज नॉट द राइट स्ट्रैटेजी। ऑप्शन सेलिंग की जा सकती है, या ऑप्शन सेलिंग हेजिंग के साथ की जा सकती है, या फिर हम चाहें तो फ्यूचर्स में और या फिर बैंक के स्टॉक्स में जिसमें हमें गिरावट देख रही है उसको भी हम शॉर्ट कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों अगले सेक्शन की तरफ बात करते हैं, बुल ट्रैक बोलो। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप बुल ट्रैक बोलो से हमारे कमेंट सेक्शन पे कुछ अपनी क्वेरीज को पोस्ट करते हैं तो उसमें से हम कुछ क्वेरीज को उठाकर वीडियो में आपकी क्वेरीज के बारे में बात करते हैं। तो हमने 2 क्वेरीज को पिक किया है और पहली जो क्वेरी है वो है कपिल धेर की। इनका ये पूछना है कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स किसी स्टॉक में पोजीशन बनाते हैं तो वो कैसे पता किया जा सकता है। दोस्तों ये काम आसान नहीं है। अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अगर एक बड़ी पोजीशन बनाता है, यानी कि थ्रेशोल्ड से बड़ी पोजीशन बनाता है, तो उसे एक्सचेंज को रिपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन वो भी काफ़ी ज़्यादा चालाक होते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि जब वो पोजीशन बनाए तो रिटेल के लोग जान सकें, तो वो उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं करते हैं और उन्हें रिपोर्ट नहीं करना पड़ता है। तो इसको करना इतना आसान नहीं है। बहुत सारे चार्ट के पैटर्न्स होते हैं, फुटप्रिंट्स होते हैं, जिनको पढ़कर एक्सपीरियंस लोग गेस कर लेते हैं कि इसमें बड़े इंस्टीट्यूशंस पोजीशन बना रहे हैं। मैं आपसे एक सिंपल कुछ क्राइटेरियाज को शेयर कर रहा हूं जिसको यूज करके आप पता कर सकते हैं। तो इंस्टीट्यूशंस किसी स्टॉक में अगर पोजीशन बना रहे हैं तो 3 क्राइटेरिया आप यूज कर सकते हैं। पहला ये कि कंपनी के जो हैं या तो रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं, यानी कि उनके सेल्स वगैरह बढ़ रहे हैं, या उनके प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। ये पहला क्राइटेरिया हो गया। दूसरा क्राइटेरिया ये हो गया कि उसके स्टॉक प्राइस भी बढ़ रहा है, लेकिन वो तेजी के साथ नहीं बढ़ रहा है कि सर्किट लगा रहा है रोज रोज, इस तरीके से नहीं बढ़ रहा है। चुपके चुपके 1%, 2%, 3% है, कभी थोड़ा सा गिरता है फिर बढ़ता है, तो धीरे 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 बढ़ रहा है। और तीसरा जो क्राइटेरिया ये है कि उस स्टॉक के बारे में कोई आपको न्यूज़ नहीं मिल रही है, यानी कि आप देखेंगे कि 15-20% एक महीने में स्टॉक बढ़ गया, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं है, कोई एनालिस्ट उसके बारे में बात नहीं कर रहा है, तो ये एक साइन होता है कि इसमें बड़े खिलाड़ी पोजीशंस बना रहे हैं। और ऐसा इसलिए होता है कि जब बड़े पोजीशंस इनिशियल स्टेजेस में स्टॉक को बढ़ाते हैं तो वो नहीं चाहते हैं कि लोगों को पता चल सके, इसलिए वो चोरी चोरी चुपके चुपके स्टॉक में पोजीशन बनाते हैं। अगला जो बुल ट्रैक बोलो की जो क्वेरी है सुफुल सरकार की, इनका बोलना है कि हमें क्रैश होने से पहले कैसे पता चलेगा कि मार्केट क्रैश होने वाला है, और हम कैसे पता कर सकते हैं कि बाजार क्रैश हो रहा है या उसमें एक नॉर्मल करेक्शन या डिप आ रहा है। तो इसका मैं भी कुछ क्राइटेरिया आपके साथ शेयर करता हूं कि क्रैश और करेक्शन में क्या अंतर होता है। देखिए, एक जनरल थंब रूल को फॉलो करिए कि जब आपका स्टॉक अगर 20% से कम की उसमें गिरावट होती है तो हम उसे करेक्शन मानेंगे या डिप मानेंगे। अगर 20% से ज़्यादा गिरावट होती है तो हम उसे क्रैश मानेंगे। ये पहला रूल हो गया। दूसरा रूल ये हो गया कि जब स्टॉक जो है बहुत कम टाइम में 3 हफ्ते से पहले 20% की करेक्शन दे देता है तब उसे हम क्रैश मानेंगे। अगर वो
3 हफ्ते से ज्यादा टाइम लेता है 20% गिरावट होने में, तब हम उसे करेक्शन या डिप मानेंगे। जो करेक्शन होता है वो वेव्स में होता है, यानी कि गिरा, संभला, फिर संभला। जो क्रैश होता है वो वर्टिकल होता है। तो ये 3 क्राइटेरिया यूज करके आप पता कर सकते हैं कि ये क्रैश है या डिप है या करेक्शन है। लेकिन क्रैश का जो पता आपको तभी चलेगा जब आप 20 से 25% का अपना प्रॉफिट लूज कर लेंगे। उससे पहले पता करने के लिए फिर आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स को ट्रैक करना पड़ेगा और वो कोई आसान काम नहीं है। सो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहां पे खत्म कर रहा हूं। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया, और पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप बुल ट्रैक बोलो टैग करके कमेंट सेक्शन पर अपनी क्वेरीज को पोस्ट करिए, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी क्वेरी को अगले एपिसोड में डिस्कस करें।